नमस्कार। मैं धीरज पंडित, फिल्म एक्टर और डायरेक्टर 20 नंबर वार्ड में रहता हूं। और आज बात करना चाहूँगा मैं अपने 20 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर श्री विजय उपाध्याय जी के बारे में। कई सारी शिकायतें हैं उनसे, और मैं चाहता हूं कि उनसे जो मेरी शिकायत है वो सार्वजनिक हो, लोग जानें कि 20 नंबर वार्ड में रह करके 6 सालों में उन्होंने क्या किया है। शिकायत नंबर 1, एक बड़ा प्यारा कल्चर होता था हम लोगों का। सुबह 6 बजे पानी आता था 9:30 बजे तक, और शाम को 3 बजे पानी आता 6 बजे तक। और जैसे ही पानी आता लंबी कतार लगती थी बाल्टियों की, हंडियों की, छोटे छोटे बर्तनों की। और पानी भरने की होड़ में जूतम पैजार होती थी। मारपीट, गाली गलौज, चिल्ला चिल्ली सब कुछ होता था। और इन सब को सुनने पर सुबह ही सुबह हमारी नींद खुल जाया करती थी। एक मॉर्निंग अलार्म था, ये मॉर्निंग बेल के रूप में इस पानी आने को हम लोग देखते थे। श्री विजय उपाध्याय जी ने हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर मकान में, हर बाड़ी में, कह सकते हैं घर घर में इतने नल लगवा दिए कि वो झगड़ा ही खत्म हो गया। मतलब जो सुबह हमारी नींद खुल जाया करती थी 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे, अब हमारी नींद नहीं खुलती है क्योंकि झगड़ा ही नहीं होता। यह है शिकायत नंबर 1। शिकायत नंबर 2, बंगाल का एक बड़ा प्यारा कल्चर था अड्डाबाजी। जितने बेरोजगार थे शाम को चाय की दुकान में बैठते और ए भाई 10 টাকা আছে চা খাওয়াবি না, কালকে আমি খাইয়েছিলাম আজকে তুই খাবা। এ আমার কাছে তো 5 টাকা আছে, 5 টাকা তুই दे। ए भाई 10 টাকায় 6টা चाय दिए दे। चाय वाला भी बेचारा परेशान। और उसके बाद शुरू होता था राजनीतिक विश्लेषण, রাজনৈতিক বিবেচনা। গতকালে সিপিএম এই করেছিল, গতকালে কংগ্রেস সেই করেছিল, এখন মমতা দি সেই করছে, 2024 কি হবে। बैठ करके 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। भैया ने उन सारे बेरोजगारों को बुलाया, किसी को धन दे करके या किसी को रेफरेंस दे करके कहीं नौकरी लगवा दी, किसी को व्यवसाय खुलवा दिया, कहीं किसी को कहीं नौकरी लगवा दी, कहीं किसी को कहीं किसी काम पर लगा दिया। और दुख इस बात का है कि आज वो जो एक राजनीतिक ज्ञान का एक अड्डा हुआ करता था, अड्डाबाजी, भैया ने उन सारे नवयुवक, उन सारे बेरोजगारों को काम पे लगा करके उस अड्डाबाजी को खत्म कर दिया। कम से कम जो टीवी नहीं देख पाते थे वो इन सारे बेरोजगारों की राजनीतिक विवेचना को सुन करके राजनीतिक ज्ञान हासिल कर लेते थे। भैया ने उसको भी खत्म करवा दिया। ये था श्री विजय उपाध्याय, हमारे 6 साल से जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे शिकायत नंबर 2। तीसरी शिकायत यह है कि हमारे घर में जो बच्चे होते थे वो घर में टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल छीन झपट करते थे, क्योंकि वो सारे जो चिल्ड्रन पार्क थे वो ख़त्म हो चुके थे। उन पर या तो अतिक्रमण हो गया था या बहुत जर्जर अवस्था में था, उनका रख रखाव खराब था। आज उन्होंने उन सारे चिल्ड्रन पार्क का जीर्णोद्धार कर दिया है। इतनी खूबसूरत लाइटें लगा दी हैं, इतना बढ़िया पेंटिंग करवा दिया है, चाहे वो मोहम्मद रमजान लेन चुना गली का वो मैदान हो, चाहे वो अलीटोला का मैदान हो, एटीएस पार्क हो, या कहीं भी मानिक बोझ घाट स्ट्रीट का पार्क हो। आप सारे पार्क की खूबसूरती और सौंदर्य को देखें तो इन 6 सालों में उन्होंने इतना सौंदर्यीकरण कर दिया कि बच्चे अब घर में दिखते ही नहीं। मेरा अपना भतीजा मुझे मेरे घर पे नहीं दिखता है, जब उसे खोजे तो मैदान में मिलता है। तो वो जो एक फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बंद हो गई थी टेलीविज़न के कारण, मोबाइल के कारण, आज मैदान इतने खूबसूरत हो गए, चिल्ड्रन पार्क इतने खूबसूरत हो गए कि आज वो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को झोंक दिए। एटलीस्ट उनका फिजिकल वर्कआउट तो हो रहा है, जो लगभग ख़त्म हो चुका था। बच्चे मोबाइल छोड़ करके अलग नहीं हो पा रहे थे, टीवी छोड़ के, डोरेमोन छोड़ करके अलग नहीं हो पा रहे थे। भैया ने सबको मैदान में भेज दिया कि स्कूल से आओ और जो खाली समय बचे तुम लोग खेलो कूदो। ये बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। चौथा एक कल्चर था ताश खेलने का। देखते होंगे शाम को ही कहीं किसी अंधेरे कोने में जहां बल्ब लटक रहा है वहां 4 जितने भी
लोग थे वहाँ बैठ करके ताश खेल रहे हैं और अगल बगल 5-7 लोग भीड़ लगा करके देख रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन को इतना मुस्तैद कर दिया कि आज आपको पूरे 20 नंबर वार्ड में कोई भी गली, नुक्कड़, चौराहे, इधर उधर, अंधेरे कोने, गली कोपचे में कहीं पर भी ताश खेलते हुए आपको कोई नहीं मिलेगा। तो वो जो एक पुरातन खेल पद्धति हमारी थी ताश खेलने की, वो पता नहीं पत्ते वत्ते बांटते हैं, वो लुप्त प्राय अवस्था में भैया ने पहुंचा दी। ये था शिकायत नंबर उनसे 4। शिकायत नंबर 5 और एक है। शाम 8 बजे के बाद, काम धंधा बंद होने के बाद, कुछ आवारा किस्म के लोग शराब पी करके उपद्रव करते मिलते थे, गाली गलौज करते मिलते थे। सार्वजनिक तौर पर कई बार आपने देखा होगा, मैंने देखा है, अपने 20 नंबर वार्ड में ही देखा है, गली में कहीं एक चौकी लगा करके वहीं खुलेआम शराब पी रहे हैं, खुलेआम गाली गलौज चल रही है। इतनी कड़ाई कर दी भैया ने कि वो शराब पीने वाला जो खुलेआम बार बना के रखा हुआ था, एक प्रकार से मदिरालय हर गली नुक्कड़ में था, भैया ने उसे बंद करा दिया और सख्त हिदायत दी कि अगर कोई सार्वजनिक तौर पर शराब पीता हुआ दिख जाएगा तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भैया की कड़ी कार्रवाई का तरीका भी बहुत अलग है। पहले तो वो समझाते हैं, अगर बात से मान जाए तो ठीक है, फिर अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनका एक अलग अंदाज है। और ये था उनसे शिकायत नंबर 5। तो फिलहाल 5 ही शिकायत लेकर के हम बात कर रहे हैं। श्री विजय भैया सिर्फ एक नेता नहीं है, एक कोऑर्डिनेटर नहीं है, वो एक बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, मेंटर हैं, गुरु हैं और सुख दुख के सहभागी हैं। किसी का बर्थडे हो तो विजय भैया हैं, कोई अगर किसी का आत्मीय जन का निधन हो जाए, देहांत हो जाए, वहाँ भैया हैं। और ये एक ऐसे कोऑर्डिनेटर को मैंने अपने जीवन में देखा है। वो पुराना समय भी मैंने देखा है CPIM का काल, कि जब हमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी 4-6 लोगों को बोलना पड़ता था, अंततः बहुत मुश्किल से जाकर के सिग्नेचर होता था। उन्होंने एक डेस्क ही अलग बना दिया कि कोई भी चारित्रिक प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कुछ भी जो उनके सौजन्य से हमें प्राप्त होना है, बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त हो। और इस कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है, वो अपने आप में अनुकरणीय है, इतिहास है। आज हमारे 20 नंबर वार्ड में कोरोना का मरीज कोई भी नहीं है। अगर गलती से कोई मरीज निकल जाता है तो भैया स्वयं जाते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, उनका उपचार करवाते हैं। किसी को कैंसर हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को अगर रोजगार नहीं है तो उनको यथासंभव, यथा सामर्थ्य वो अपनी तरफ से उनकी मदद करते हैं। ये पहले ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं, पहले ऐसे काउंसलर हैं। मैंने पहले भी कई ऐसे काउंसलर को देखा जो साइकिल से चलते थे और काउंसलर बनने के बाद वो मोटरसाइकिल, कार, मकान, बाड़ी सब हो गया। ईश्वर ने इनको सब कुछ दिया है, इनका मकान, बाड़ी, दुकान, कार, मोटरसाइकिल, ये वो सारी व्यवस्थाएं इनकी पहले से है। रोज घर से आते हैं, ये उल्टे चलते हैं, रोज घर से आते हैं 10-20 हज़ार रुपये जेब में रख करके और जाते जाते सारा पैसा लोगों को बांट करके जाते हैं। कई बार कॉरपोरेशन के पास भी विलंब होता है, कई बार ऐसे काम नहीं हो पाते कि सड़क टूटी है, लैंप खराब हो गया, लाइट खराब हो गई है, इन्होंने अपनी जेब से पैसे भर करके उन चीज़ों को दुरुस्त किया है। कहीं छोटा सा काम हो रहा होता है तो लोग वहाँ पर लगते हैं पैसा उगाही करने, कोई मरम्मत हो रही है तो वहाँ पैसा उगाही करने। यहाँ कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो भैया पर यह इल्ज़ाम लगा दे कि हाँ इन्होंने किसी से एक चवन्नी भी ली हो। हाँ, अगर किसी का कुछ बन रहा है तो 10-20 हज़ार दे दिया कि अच्छे से बनाना और अच्छे से रहना। ये मैं नहीं कहता कि 100-200 साल भैया ही काउंसलर रहेंगे या कोऑर्डिनेटर रहेंगे, लेकिन जब तक भी रहेंगे इन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि इनके बाद जो कोऑर्डिनेटर बनेगा उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। वो क्या ऐसा करेंगे कि विजय भैया से आगे जा पाएंगे। तो एक असंभव सा टास्क इन्होंने आने वाले पीढ़ी को दे दिया है। मैं अपनी भी बात करूं तो आज TMC में जहां पर भी मैं हूं, जहां पर भी मैं खड़ा हूं, वहां भैया का बहुत बड़ा हाथ है। ये पहले ऐसे नेता हैं जो ये नहीं सोचते कि अगर मैंने इसे खड़ा किया तो कल को ये मेरी जगह न ले ले। इनको ये डर नहीं, क्योंकि उनको पता है ये इतने सामर्थ्यवान है कि इनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है।
उसके लिए अवतरित होना पड़ेगा। महादेव को एक बार और अवतार लेना पड़ेगा भैया की जगह लेने के लिए। ये बढ़ावा देते हैं। मुझे भी इन्होंने कई बार कहा कि तुम सिर्फ मेरे पास ही ना आया करो, तुम उनके पास भी जाया करो, तुम उनके पास भी जाया करो, तुम उनसे भी मिला करो। मतलब ये है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो उससे इनको कोई खतरा नहीं है, उल्टा इन्हें खुशी होती है कि हमारा कोई छोटा भाई आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि एक दिन सबको इस दुनिया से रुखसत होना है, तो चलो जाने के पहले हम किसी को तो खड़ा कर जाएं। 100-200 साल भैया जिए और हमारी भी उम्र भैया को लग जाए, यही कामना करता हूं, क्योंकि न जाने कितने लोगों की उम्मीद है, ये कितने लोगों का घर का चूल्हा जलता है भैया के सौजन्य से, कितनों को इन्होंने रोजगार दिया है, सहारा दिया है, आर्थिक मानसिक वैचारिक संबल दिया है। लाखों साल की उम्र की कामना करूंगा मैं महादेव से कि भैया को हमेशा हमेशा हमारे अभिभावक के तौर पर बनाए रखें। और कुछ मामलों में तो बड़ा भावुक हो जाता हूं जब मैं उनके बारे में बोलता हूं। आज मैं इनको गुरु मानता हूं। मैं मस्तक अपना इनके सिर पे लगा करके इन्हें प्रणाम करता हूं। और मेरा एक सिद्धांत भी है कि पिता, परमपिता और गुरु के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता, और मैं इनके सामने झुकता हूं। अब या तो ये पिता हैं, या परम पिता हैं, या गुरु हैं। शब्दों की कमी पड़ जाएगी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। भैया आप हजारों साल जिए, और जब तक आप चाहें हमारे साथ रहें, हमारे मार्गदर्शक बन करके रहें, और हम आपके साथ हैं, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल आपके साथ हैं। जब आप कहें, जिधर कहें, जिस रूप से कहें, जिस तरीके से कहें, हम निडर होकर के सर्वस्व समर्पित भाव से आपके साथ खड़े नजर आएंगे। और हम जैसे न जाने कितने गुण ग्राहक, कितने आपके प्रशंसक, कितने आपके फैंस हैं। कार्यकर्ता बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, फैन है आपकी। थैंक यू भैया। और यूं ही आप काम करते रहें, और मैं शिकायतों के माध्यम से अपनी बातें साझा करता रहूं, आपकी चर्चाएं करता रहूं। और ये भी मेरे एक कृतज्ञता को प्रकट करने का एक जरिया था। चूँकि एक्टर हूं, पता नहीं मैं कब तक रहूंगा कोलकाता। मेरी कोई फिल्म शुरू हो गई तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं जहां भी रहूंगा वहां से आपके लिए जो मुझसे बन सकेगा मैं ज़रूर करूंगा।